हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैप्टर पॉलिनोमियल में 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, आज हम इस चैप्टर की एंड की तरफ मूव कर रहे हैं और आज ही हम वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे नंबर 1 टॉपिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, नंबर 2 फैक्टराइजेशन। इसी के साथ ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं, मेरे पास कुछ फीडबैक आए कि सर आपकी वॉइस थोड़ी तेज हो रही है या आप थोड़ा ज्यादा तेज चल रहे हैं, तो मैंने उस पर ध्यान दिया और अब से मैं थोड़ा से अपनी स्पीड स्लो करूंगा। देखिए, मैं भी एक इंसान ही हूं, मेरे पास भी कुछ घर मिस्टेक्स या मेरे पास भी कुछ एरर है जिन्हें मुझे भी करेक्ट करना पड़ता है। जब तक मुझे फीडबैक नहीं आएगी मैं उन पे वर्क नहीं करूंगा। ठीक है, तो आई होप आज मैं स्पीड को थोड़ा स्लो करके रखूं ताकि आप लोग आराम से समझ सके और साथ के साथ उतार भी सके। ठीक है, तो पुरानी 2 वीडियो के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको वही सजेशन दूंगा कि आप प्लेबैक स्पीड को नॉर्मल से थोड़ा सा कम कर दें 0.75 पे। मैंने उस पर ट्राई करके देखा और ऑलमोस्ट सभी बच्चों के लिए वो काफी अच्छा बैठ रहा था, बच्चे आराम से समझ भी पा रहे थे। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी में ना सबसे पहले इन्होंने फैक्टराइजेशन कराया है और उसके बाद चैप्टर के एंड में आइडेंटिटीज का डिस्कशन किया है। ठीक है, जो कि एक ही बहुत ही कंफ्यूजिंग पैटर्न सेट है। मुझे नहीं पता ये पैटर्न किसने सेट किया या क्या सोच के सेट किया, बट ये पैटर्न में मैं हमेशा देखता हूं, जितनी बार मैंने बच्चों को देखा है बहुत कंफ्यूज होते हैं कि वो पहले आइडेंटिटीज की बजाय फैक्टराइजेशन पढ़ लेते हैं और लास्ट में पढ़ते हैं आइडेंटिटी। इससे क्या होता है कि जब हमें क्वेश्चन मिलता है ना तो हम टाइम वेस्ट करने लगते हैं, फैक्टराइजेशन हो ये होगा ये होगा, हम 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 7 मिनट वेस्ट कर देते हैं। बाद में रियलाइज होता है अरे ये क्वेश्चन को आइडेंटिटी से हो सकता था, तो हमने फैक्टराइजेशन क्यों किया। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को इसलिए बता रहा हूं बिकॉज अगर हम आइडेंटिटी से अवेयर होंगे और फिर फैक्टराइजेशन की तरफ मूव करेंगे तो हम शुरुआत में ही, मतलब जब हम सीख रहे होंगे तभी हम अच्छे से डील कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता दूं कि पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन करना ना बहुत सिंपल है, एक सीढ़ी चढ़ने जितना है। सबसे पहला काम क्या होगा कि आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। ठीक है, 3 इडियट का साइलेंसर नहीं बनना है, फुनसुक वांगडू बनना है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको आइडेंटिटी एक बार देखनी है और उस पे हर एक आइडेंटिटी पे लगभग 5 से 6 सवाल करने, आइडेंटिटीज अपने आप याद हो जाएगी। जब हम फैक्टराइजेशन में पहुंचेंगे ना तब आप मुझे तुरंत आंसर दोगे कि भैया इसमें आइडेंटिटी लगाओ, सिंपल होगा, टाइम वेस्ट मत करो हमारा। ठीक है, दूसरा स्टेप की आइडेंटिटीज नहीं लगे तब हम फैक्टराइजेशन की तरफ मूव करेंगे। क्लियर है? पहला स्टेप क्या है, अगर कोई बच्चा यहां खड़ा है तो पहला काम उसको यही करना है, जो भी एक्सप्रेशन दी जाए उसमें ये चेक करो क्या आइडेंटिटीज अप्लाई हो रही है या नहीं। आइडेंटिटीज के थ्रू भी हम एक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं, मेरा ये मोटिव है यहां बताने का। ठीक है, उसके बाद हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये आइडेंटिटीज याद कैसे होगी, मैं अभी यहां पे सभी आइडेंटिटीज लिखूंगा और आपको उनको लिखना है और किसी एक जगह अपने पढ़ाई रूम में या कहीं ऐसी जगह जहां पे आप फ्रिक्वेंटली अपने घर में जाते रहते हो ताकि आपकी नजर उन पे पड़ती रहे। ठीक है, जैसे नॉर्मली जब मैंने आइडेंटिटी सीखी थी तो जहां मैं बैठ के पढ़ता था ना उसके सामने और मेरे खेलने वाले मतलब जो मेरी छत पे टेरेस पे मैं बैडमिंटन खेलता था वहां पे मैंने इन दोनों को लगा रखा था ताकि मुझे ये आसानी से याद हो जाए और खेलते समय और पढ़ते समय मेरी 1-2 बार नजर पड़ी जाती थी रोज और मुझे ये आराम से याद हो गई थी। और फिर मैंने इस पे 5-6 सवाल किए थे उसी समय और जब ये रेगुलरी बेस पे मैं एक बार रिवाइज करता रहता हूं ताकि ये मुझे याद रहे। ठीक है, चलिए मैं आइडेंटिटीज लिख देता हूं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमने जो आइडेंटिटीज देखी है ना याद लिखी है वो सभी आइडेंटिटीज जो इस चैप्टर में या फिर आने वाले चैप्टर में या आगे की क्लासों में यूज होंगी, वो सभी आइडेंटिटीज मैंने एक जगह लिख दी है। आप इनको एक सेपरेट पेज पे लिख के, एक तो कॉपी में रहने दीजिए और एक कहीं और पेज सेपरेट पेज पे लिख के ऐसी जगह लगा लीजिए जहां आपका रोज अपने घर में आना जाना है ताकि आपकी नजर इन पे पड़ती रहे। ठीक है,
तो सबसे पहले आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या है ये? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह दूसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह आपकी सभी आइडेंटिटी चलती रहेगी। यहां पे जो मैंने ये स्पेस छोड़ा है वो इसको 9th वाली आइडेंटिटीज के लिए है, क्योंकि कई बार ये आइडेंटिटीज कुछ इस फॉर्म में मिलती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये माइनस और 3abc कहां से आया? तो जो ये मेरे बच्चों ये प्लस का लगा रखा है ना, तो इसको हम इधर उठा के ले आए। अब जो चीज इधर से इधर आई है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, वो उसका साइन उल्टा हुआ। ये यहां पर प्लस है तो यहां पर आकर माइनस हो गई। ठीक है, उसके बाद सब कुछ सेम ही रहेगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, आप चाहें तो इसको एक अलग आइडेंटिटीज बना सकते हैं, बट कोई ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। एक आइडेंटिटीज याद कर लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, बाकी सभी ऑलमोस्ट सेम है, आपको बस एक बार देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी यूज होती है ज्यादातर? ये दोनों, ये दोनों, ये और ये और ये दोनों, ये तो मोस्ट कॉमन है। फैक्टराइजेशन में सबसे ज्यादा यूज होगा आपको इनका। ठीक है, तो सभी पे ध्यान रखना है, लेकिन इन पे और इन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होंगी यहां पर आइडेंटिटी सॉल्व करने में भी और फैक्टराइजेशन करने में भी। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया। अब कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं ना आइडेंटिटीज पे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो उनको भी ध्यान में रखते हैं। चलो, जिन्होंने नहीं लिखा है वो वीडियो पॉज करके एक बार पीछे जाके लिख लेना। ठीक है, अब आपके एक्सरसाइज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और ये एक्सरसाइज आपकी क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, नेट नहीं चल रहा मेरा यहाँ पे। हाँ, खुल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हम सबसे एंड वाली एक्सरसाइज पे जा रहे हैं। ठीक है, कभी आप लोग 2.4 को मत देखना अभी, क्योंकि 2.4 फैक्टराइजेशन कराती है। हम 2.5 की तरफ मूव करेंगे, उनको देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, अच्छा मैंने एक आइडेंटिटी मिस कर दी, वो क्या है लिख लेते हैं उसको भी। अगर मान लो एक आइडेंटिटी ये है x प्लस बी, तो हम इसको क्या कहते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये भी एक आइडेंटिटी है, इसको आप आइडेंटिटी 12th मार्क कर लेना। ठीक है, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, बट क्वेश्चन इस पे बहुत कम ही दिखते हैं। जैसे आपको पहली एक्सरसाइज में इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, तो मैं इस पे सिर्फ एक क्वेश्चन करा देता हूं। x प्लस 8x माइनस 10। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? एक्स स्क्वायर ए प्लस बी 8 प्लस माइनस 10 और फिर प्लस का माइनस 8 इंटू माइनस का 10। तो यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, माइनस वाला ज्यादा है, तो माइनस का 2x प्लस माइनस का 80। ठीक है, आप क्या करना, एक स्टेप और यहां पे लिख देना आप कौन सी आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं। यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। हर बार आपको ये आइडेंटिटी लिख देना कि हम कौन सी आइडेंटिटी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, जो कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये कुछ इस तरीके से भी सवाल आता है, विदाउट मल्टीप्लाई कैलकुलेट द आंसर या सिंप्लीफाई। ठीक है, सवाल क्या है वो देख लेते हैं। 103 मल्टीप्लाई बाय 10
7। तो जैसे मैंने अभी ये आइडेंटिटीज बताई थी, हम उसी आइडेंटिटीज का यहाँ पर यूज करेंगे। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 100 प्लस 3। इसको क्या लिख सकता हूं, 100 प्लस 7। तो हमने क्या सीखी कभी आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ये ब्रैकेट में रहेगा हमेशा, ठीक है। कभी एक्स ए कर दो अलग और बी एक्स कर दो एक साथ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7। इसको सॉल्व करोगे, अब इनको प्लस कर लेना, जो भी आपका फाइनल आंसर होगा वही आपका विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन आप निकाल सकोगे, ठीक है। इसी तरह सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। देखो मैं अभी वही करा रहा हूं जो आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हैं या एनसीईआरटी लेवल वाले। अभी जब हम लास्ट वीडियो में क्वेश्चन सभी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होंगे, उसमें मैं जो आपने मुझे डाउट भेजे हैं और जो आरडीआरएस में से अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मैं उस पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड वाला देख लेते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, वो क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो इसी तरह ये यहां पे क्या बन जाएगा, ये x प्लस वाई अपॉन 10। वाई अपॉन 10 क्यों, y अपॉन 100 आना चाहिए ना। किसी को लगता है y अपॉन 100 आना चाहिए, ऐसा इसीलिए क्योंकि सिर्फ y का स्क्वायर है, कहीं पे ये नहीं बोला 100 का स्क्वायर है। तो मैं क्या लिखूंगा, कुछ इसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करूंगा। अब ये पूरे का स्क्वायर है, सॉरी 10, ठीक है। जब मैं इसे करूंगा तो ये y स्क्वायर बन जाएगा, 10 का स्क्वायर करूंगा तो ये 100 बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक देख लेते हैं। जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है उसकी आइडेंटिटीज पे बेस सवाल दे रखा है ताकि बच्चों को आइडेंटिटीज याद हो जाए, ठीक है। तो x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो यहां क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y मल्टीप्लाई बाय 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू x। तो ये क्या बन गया मेरा x स्क्वायर, ये बना 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज करने को बोला गया है, ठीक है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि कई बार एक्सप्रेशन आइडेंटिटी से ही फैक्टराइज हो सकता है, वो मैं इसी बात को बार बार पॉइंट कर रहा हूं क्योंकि कई बार जब हम फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे तब हमें फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल आइडेंटिटीज लगा के भी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एक देख लेते हैं। सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, 4 तो हमने अभी डिस्कस किया ना। तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy
-24 YZ -16XZ। ठीक है, तो कैसे करूंगा मैं? देखो, सबसे पहले इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 2x का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूं? 3y का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूं? 4z का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 2x इंटू 3y। और इसको क्या लिखूंगा? 2 इंटू, यहां पे ये दो टर्म नेगेटिव है, मतलब ये पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई टर्म तो नेगेटिव होने वाली है। तो अब ये चेक करो कौन सी टर्म नेगेटिव निकलेगी। वो कैसे पता लगेगा हमें, वो भी देखते हैं। ये बहुत अच्छे सवाल है। कैसे? देखो, सबसे पहले जाहिर सी बात है ये स्क्वायर चला हुआ, तो इनमें से जो भी टर्म नेगेटिव होगी वो तो पॉजिटिव बन गई होगी। फाइनल आंसर यहां पे कहीं पे कंफ्यूजन होने वाली है। तो देखो, दोनों में कॉमन क्या है? जेड। तो मतलब जेड पार्ट तो नेगेटिव पक्का होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं बिकॉज यहां पे एक्स है, यहां पे भी एक्स है, ये पॉजिटिव है बट ये नेगेटिव है, मतलब एक्स तो नेगेटिव नहीं हो सकता। वाई यहां पे है, यहां पे है, यहां पे वाई है बट ये पॉजिटिव टर्म है और ये नेगेटिव है, मतलब वाई भी पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब जेड ही है जो नेगेटिव होगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव हो। अगर ऐसा होता ना तो ये दोनों पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाती, ये भी पॉजिटिव हो जाती, ये वाले में कैंसिल आउट हो गए, तीनों के तीनों पॉजिटिव ही आती। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन के हिसाब से कैसे करोगे? 2 इंटू 24 है तो y के साथ क्या है? 3y इंटू माइनस का 4z। ठीक है, अगली टर्म यहां लिख देता हूं ताकि क्लियर समझ में आए। प्लस 2 इंटू माइनस का 4z इंटू 2x। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 2 4, 16xz बन रहा है नेगेटिव का। इसी तरह सब होगा। तो अब यहां पे लिखो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, मैं इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके सिंपल दिखा देता हूं क्या बन के आएगा। ये 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस इसलिए आया बिकॉज ये टर्म नेगेटिव थी। यहां पर ये नेगेटिव साइन लगा दो ताकि, क्योंकि जब इसका स्क्वायर हुआ होगा ना तो ये पॉजिटिव हो गई होगी। ठीक है, अब क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। चलो फिर, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे। आइडेंटिटीज देखनी है और करोगे, मैं कराऊंगा, धीरे धीरे फिर टाइम वेस्ट और होता जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 कर लोगे। एक बार समझा देता हूं, कुछ नहीं करना आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में 2x प्लस 1 है तो हमने एक आइडेंटिटीज पढ़ी है a प्लस बी का होल क्यूब, उसे अप्लाई करनी है। क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहां पे तुम्हें बोला गया है कि इवेल्युएट करो बट आइडेंटिटी से थ्रू, मल्टीप्लाई करके नहीं करना। तो 99 का स्क्वायर दिया हुआ है, इसको क्या करो आप 100 माइनस 1 का स्क्वायर कर लो और फिर जो आइडेंटिटी लिखवाई है मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसे अप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर आइडेंटिटी के थ्रू आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में फैक्टराइज करने को बोला है, तो यहां पे भी वही करो कि इसको ब्रेक करो और लास्ट में तुम्हें आंसर दिखेगा कि जो यहां पे हम दिखा रहे थे ना, आइडेंटिटीज वाले पार्ट में जाओगे तो यहां पे कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखी हुई थी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, तो आपको इस फॉर्म में दे रखा है, आपको उस फॉर्म में बनाना है जहां पे ये शॉर्ट फॉर्म में लिखी थी, मतलब a प्लस बी
ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो उस फॉर्म में आपको लेके जाना है। और फैक्टराइजेशन भी इसी बात को कहता है कि एक्सप्रेशन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना ताकि उनकी मल्टीप्लाई करके हमें पूरी एक्सप्रेशन मिल जाए। ठीक है, फैक्टराइजेशन यहां मैंने डिस्कस कर दिया क्योंकि दोनों टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड है, और भी ज्यादा जानेंगे हम जब हम फैक्टराइजेशन डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में वेरीफाई करने को बोला है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, हमेशा वेरीफाई स्टेट या फिर प्रूफ करने वाले हमेशा ट्रू होते हैं, बस आपको करके दिखाना है ये कैसे ट्रू है। ठीक है, अगर वेरीफाई वेदर या स्टेट वेदर लग जाए तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक बार ध्यान से पढ़ भी लेना। ठीक है, कहीं बोलो कि भैया ने बोला था ये तो कुछ और आ रहा है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 वो भी फैक्टराइजेशन पे ही बेस्ड है। यहां पे भी आपको आइडेंटिटीज लगानी है। क्वेश्चन देखते साथ ही आधे से ज्यादा आप बच्चों लोग आइडिया मिल गया होगा कि यहां पर आइडेंटिटी लग रही होगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। डिक्टो वही सवाल है जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xyz वाली आइडेंटिटी लगानी है। सिंपल सा सवाल, खत्म हो जाएगा वहीं। ठीक है, वेरीफाई आप लोग कर दोगे और 14 भी हो जाएगा। इसी तरह 15 मत करना अभी आप लोग। क्यों मना क्यों कर रहा हूं 15? क्योंकि 15 और 16 बेसिकली फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है और मैंने अभी फैक्टराइजेशन डिस्कस नहीं किया। जब मैं फैक्टराइजेशन बता दूं तब आप इन सवालों को करना। अभी आप चाहे तो कर सकते हैं आइडेंटिटीज से, लेकिन आप बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो करो। फिर हम फैक्टराइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो चलिए अब हम फैक्टराइजेशन डिस्कस कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम मूव कर रहे हैं फैक्टराइजेशन की तरफ। तो फैक्टराइजेशन क्या है? बेसिकली ये फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड है। फैक्टर थ्योरम आपको पता है, जहां रिमाइंडर 0 आ जाए और हमारी जो भी एक्सप्रेशन है वो रिमाइंडर 0 दे दे, तो जिस वैल्यू पे वो दे रहा है वो हमारा फैक्टर बन जाता था। फैक्टराइजेशन क्या कहता है? हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन है उसको आप ऐसे ब्रेक करो कि जब मैं उन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई करूं, सपोज करो मेरे पास दो टर्म है x प्लस 1 x माइनस 1, जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को वही एक्सप्रेशन मिल जाए जो मेरी एक्सप्रेशन पहले थी। समझ गए? तो इनकी मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी लगाओगे, a प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब हमारी एक्सप्रेशन क्या रही होगी? ये रही होगी। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आपको समझाने के लिए फैक्टराइजेशन है क्या। बेसिकली एक एक्सप्रेशन को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन के कई केस पॉसिबल है, तो अब उनको पहले हम उन केस को मैं लिखूंगा अभी बोर्ड पे और फिर हम इनको डिस्कस करेंगे। तो अब हम फैक्टराइजेशन पे केसेस देखते हैं कि कितने केस पॉसिबल है। ये मैं केस इसलिए बना रहा हूं बिकॉज फैक्टराइजेशन कई तरह से हो सकते हैं, बाय टेकिंग कॉमन आउट, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बाय मेकिंग लाइक टर्म्स टुगेदर, और बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, और बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये सब मैं 1 बाय 1 डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहला केस है बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। जैसे अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखूं 5a प्लस ए माइनस बी प्लस 4b 5a माइनस 5b प्लस 2q a माइनस b, तो अब देखो इसमें सिंपल सा, देखो ध्यान से एक्सप्रेशन देखो, कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही। अभी तक हमने जो भी आइडेंटिटी पढ़ी है उसमें से कोई भी आइडेंटिटी यहां नहीं लग रही। तो अब हमें करना क्या है? यहां पे एक चीज जो है हर एक टर्म में कॉमन है, वो क्या है? a माइनस बी। अरे यहां पे तो 5a माइनस 5b है, तो देखो क्या करना है। अगर मैं इस यहां से 5 कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा? 4 इंटू 5, मतलब कुछ ऐसा दिखेगा 20b a माइनस बी, और यहां पर 2q a माइनस बी। ठीक है,
अब मैं वही कह रहा हूं, अब देखो सब में से a माइनस बी कॉमन है, तो बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर क्या कहता है, जहां पर कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही है और कोई भी मिडिल टर्म हम स्प्लिट नहीं कर सकते या कोई और मेथड से हम उसको छोटा नहीं कर सकते, तो वहां पर आप ये देखो क्या कोई कॉमन टर्म है जो सब में कॉमन आ रही है। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि वो टर्म जो हर एक वो नंबर या फिर वो वेरिएबल जो हर एक टर्म में कॉमन है, आप उनको कॉमन ले लो। यहां पर मेरा a माइनस बी कॉमन है, तो मैं a माइनस बी कॉमन निकाल लेता हूं, तो बचता क्या है 5a प्लस 20b प्लस 2q। ठीक है, सिंपल है, यहां पे कोई और आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही, कोई भी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो सकता, तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। अगर यहां पे कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही होती तो मैं यहां पे आइडेंटिटी अप्लाई करके और इसे ब्रेक करता। हमेशा याद रखना, फैक्टराइजेशन का मतलब है छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करना। जब तक पॉसिबल है आपको करना पड़ेगा, वही फैक्टराइजेशन होगा। अगर आप बीच में रुक जाओगे तो वो क्वेश्चन अधूरा माना जाएगा या फिर आपने आधा अटेम्प्ट किया है और नंबर भी फिर आपको उसी हिसाब से मिलेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना, सीबीएसई स्टेप मार्किंग फॉलो करता है, तो हर एक स्टेप के नंबर होते हैं। ठीक है, दूसरा है बाय ग्रुपिंग द टर्म्स, मतलब कि 4qr प्लस 3xyz प्लस 4q प्लस 3x। अगर मुझे इसका बोला जाए कि भाई इसको करो, कैसे करोगे आप, तो देखो यहां पे कोई भी चीज कॉमन तो है नहीं चारों में सिवाय 1 के। अब 1 में कॉमन भी ले लूं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज एक्सप्रेशन तो वही रहेगी और यहां पे कोई आइडेंटिटी भी नहीं अप्लाई हो रही है। तो मैं इसे करूंगा कैसे, तो ये क्या कहता है, इस केस में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जहां पर कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही है या कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो वहां पे आप क्या करो, सेम टर्म वाले एक साथ लिखो। सेम टर्म वाले मतलब जिसमें कोई एक वेरिएबल या फिर मोस्ट वेरिएबल सिमिलर है। जैसे 4qr और 4q में 4 और q कॉमन है, तो मैं इसको साथ में लिख सकता हूं क्योंकि ये तो प्लस में है ना, तो मैं वही कर रहा हूं। और यहां पे 3xyz और यहां 3x। अब मैं यहां इन दोनों में कॉमन लेता हूं 4q, तो यहां बचेगा r प्लस 1 और यहां से 3x कॉमन लेता हूं तो यहां बचता है yz प्लस 1। और कोई छोटा हो नहीं सकता, यहीं पे मुझे रुकना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मेरे पास किसी बच्चे ने मेरे को भेजा था बहुत पहले, शायद उसके टेस्ट होने वाले थे, तकरीबन 2-3 दिन हो गए, तो वो क्वेश्चन भी मैं यहां ले लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि aq प्लस एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस ए वाई प्लस जेड माइनस जेड। ठीक है, ये क्वेश्चन उसने भेजा था, मैंने उसको वहीं पे क्लियर कर दिया था, लेकिन मैं ये क्वेश्चन यहां इसलिए दोबारा उठा रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें दोबारा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखो यहां पर कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं कोई कॉमन तो दिख नहीं रहा, लेकिन एक चीज दिख रही है मुझे, वो क्या कि इसमें से ए कॉमन आ सकता है। इनको मैं साइड में लिख लेता हूं, तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस ए वाई प्लस जेड और एक्स माइनस जेड। इन तीनों में से मैंने जब ए कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस वाई माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये हो गया। अब और कुछ कॉमन आ सकता है, तो मैं चाहूं तो इन दोनों में अंदर विद इन इस ब्रैकेट के अंदर ले सकता हूं कुछ ऐसे, a प्लस एक्स माइनस वाई प्लस का जेड। सॉरी, सिंबल एक बात, कुछ इस तरीके से, और ये पॉसिबल नहीं है तो मुझे यहीं पे
रुकना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और केसेस देखते हैं। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, केस थर्ड क्या पॉसिबल है कि बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाए, जो हमने पहले दो केसेस डिस्कस किए हैं, बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर और बाय मेकिंग ग्रुपिंग द लाइक टर्म्स, ठीक है, वो दोनों केस पॉसिबल ना हो और कोई आइडेंटिटीज पूरी एक्सप्रेशन पे ना अप्लाई हो रही हो, तब हम क्या करेंगे, हम परफेक्ट स्क्वायर की तरफ मूव करेंगे। क्या कहता है ये, इसमें हमें करना क्या पड़ेगा, आप वो देखो एक्सप्रेशन के अंदर उन टर्म्स या फिर वो टर्म्स जिसके मिलाके एक आइडेंटिटी बन सके। जैसे इनमें देखो मैं क्या लिख सकता हूं, 2a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर 2 इंटू 2a 3b का होल स्क्वायर 2 इंटू 2a इंटू 3b। और यहां पर कोई चीज अप्लाई तो हो नहीं रही, मुझे कोई आइडेंटिटी अप्लाई होते हुए नहीं दिख रही, लेकिन मुझे एक चीज दिख रही है कि ये दोनों के दोनों 4 से कट रहे हैं। मैंने क्या करा, माइनस का 4 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या अंदर 2a माइनस 3b। ठीक है, और यहां पे आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां पे जब मैं अप्लाई करूंगा फाइनल आंसर क्या दिखेगा, मुझे कुछ इस फॉर्म में दिखेगा, माइनस, इसको यहां लिख देते हैं। अब देखो यहां मैं आइडेंटिटी लिख देता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब मेरे को ये देखो, यहां पे मुझे रुक जाऊं नहीं, क्यों, क्योंकि फैक्टराइजेशन कहता है जब तक ब्रेक करते रहो जब तक पॉसिबल है। तो इन दोनों में यहां ये मैं कॉमन ले सकता हूं, 2a माइन प्लस का 3b। जब मैं ये कॉमन लूंगा ना तो मेरा बचता है 2a 3b माइनस का 4। ये मेरा सबसे स्मॉलेस्ट है। अब इसमें से ना तो मैं इसे ब्रेक कर पा रहा हूं ना ही इसे ब्रेक कर पा रहा हूं, तो मुझे यहां पर रुकना पड़ेगा। ठीक है, अगले केस की तरफ मूव करते हैं। तो अब हम अगले केस की तरफ मूव कर रहे हैं, केस नंबर 4। ये क्या है कि फैक्टराइजेशन बाय द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स, मतलब मुझे 2 स्क्वायर दी जाए और फैक्टराइजेशन करना पड़े। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे बहुत ही सिंपल है। देखो जब भी ऐसा केस पॉसिबल होगा ना, 4 आइडेंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्लाई हो रही होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए माइनस ए क्यूब बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, या फिर लास्ट वाली जिसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला टर्म होगा मेंशन। ठीक है, तो यहां पे क्योंकि 2 स्क्वायर बोला है तो जाहिर सी बात है जो मैंने लास्ट वाला केस बोला है जिसमें 3 टर्म आ रही थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो करना क्या है, देखो यहां पे इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, x की पावर 4 का स्क्वायर, यहां पे y की पावर 4 का स्क्वायर। यहां पे अगेन क्या लिखना पड़ेगा, मैं कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या पॉसिबल है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, यहां पर x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। हो गया सिंपल, खत्म। यहीं पे रुक जाऊं नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पे देखो ऐसी कोई आइडेंटिटी तो हमने पढ़ी नहीं है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। तो इसका आगे एक्सपेंड करना या फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमने एक आइडेंटिटी तो पढ़ी है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसको हम इस वाली एक्सप्रेशन को उस फॉर्म में दोबारा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमने इसको इस फॉर्म में लिखा था, देखो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, यहां क्या लिख सकता हूं मैं, x की पावर 2 की होल पावर 2 माइनस y2 की पावर होल पावर 2। यहां पे जब मैं इसको करूंगा तो मेरे को कुछ ऐसा दिखाई देगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x
स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या अब मैं रुक जाऊं? नहीं, अभी और डिफरेंस पॉसिबल है इस वाले का। तो x की पावर 4, y की पावर 4, x की पावर 2, y की पावर 2, x प्लस वाई, x माइनस वाई। अब क्या मेरा रुकना पॉसिबल है? हाँ, अब मैं रुक सकता हूं, क्योंकि अब मेरे पास कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही है, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, कोई भी टर्म परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बन रही, और कोई टर्म लाइक भी नहीं है, क्योंकि कोई प्लस माइनस में है ही नहीं, तो मैं कॉमन क्या लूंगा? सब तो मल्टीप्लाई में ही है। तो मेरा फाइनल आंसर ये होगा। ठीक है, अब इसको सवाल को थोड़ा मॉडिफाई भी आ सकता है। कैसे? कुछ ऐसे पूछ ले, x की पावर 16 माइनस वाई की पावर 16, या फिर x की पावर 32 माइनस वाई की पावर 32। तो इन दोनों सवाल को आप करके देखना, ये आपकी कैलकुलेशन एरर को चेक करेगा। वैसे पेपर में क्वेश्चन नहीं आने वाले, मैं लिख के देता हूं, बट ये आपको प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपकी कैलकुलेशन ठीक हो सके। ठीक है, अगले केस की तरफ मूव करते हैं। तो अब हम अपने अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। ये सबसे लास्ट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पेपर में कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में जरूर मिलेगा, और साथ के साथ ये अब से स्टार्ट होके मेंसुरेशन का चैप्टर अगले साल 10th क्लास में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। तो मेथड करना कैसे है, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझाता हूं। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब a इंटू सी, ए सी, और जो आपका b है, इस b को आपको ऐसे ब्रेक करना है दो टर्म में। तो मैं ले लेता हूं l प्लस m, इन दोनों का प्लस करके ए सी के बराबर आ जाए, और जब मैं इनको प्लस करूं तो मुझे b मिल जाए, प्लस या माइनस। ठीक है, दोबारा समझ लो कि a इंटू सी करके जो भी आएगा, मुझे b को ऐसे ब्रेक करना है कि जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे b मिल जाए, लेकिन जब मैं प्लस करूं तो मुझे b मिल जाए, प्लस या माइनस, लेकिन जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ac मिल जाए। ठीक है, दोबारा समझ लो, जनरल एक्सप्रेशन ये है, और हमें करना क्या है, हमें a इंटू सी करके जो भी टर्म मिलेगा उसको ऐसे बनाना है कि जब मैं b को ब्रेक करूं तो जो टर्म मिले उन दोनों की मल्टीप्लाई करके तो ac आ जाए, बट जब इन दोनों को मैं प्लस या माइनस करूं तो मुझे b मिल जाए। क्लियर है? देखो अब इसे अप्लाई कैसे करना है। यहां पे 6 है, यहां 1 है, यहां पे मतलब मेरा प्लस का 6 आना चाहिए, और यहां पे b क्या है मेरा 3√3। तो मैं इसे ब्रेक कैसे करूंगा? अब ये देखो, तो 2√3 हम बेसिकली इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे रूट है, इसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, हम इसको ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू √3। ठीक है, तो देखो क्या कर सकता हूं मैं, 2√3 प्लस √3। क्या बनेगा केस, जब मैं इन दोनों के मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस करूंगा तो ये बन जाएगा 3√3। बी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि स्प्लिट करो दो टर्म में, मल्टीप्लाई करके तो आपका AC आ जाए, लेकिन जब मैं प्लस या माइनस करूं तो B मिल जाए। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते क्या ये दोनों नंबर मेरी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो √3 की √3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 3। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है तो मुझे 6 मिल रहा है। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, वो ये प्लस में बस लगे रहते हैं। अगर यहाँ पे माइनस होता ना तो मुझे माइनस का 6 देखना पड़ता, ना कि सिर्फ 6। क्लियर रखना माइंड में, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साइन पूरे सवाल का आंसर बदल देता है। तो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, कैसे ब्रेक कर रहा हूं, 2√3 प्लस √3 x प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस √3x प्लस 6। इन दोनों में से मेरे को x कॉमन दिख रहा है, और यहां पे मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, √3। अब मैं यहां √3 कॉमन ले लूंगा तो यहां पे तो √3 है नहीं, तो मुझे यहां पे बनाना पड़ेगा। बनाना कैसे पड़ेगा,
मैं इसको 2√3 में लिख देता हूं। जब मैं √3 की मल्टीप्लाई √3 से करूंगा तो मुझे 3 मिलेगा। अब बाय टेकिंग कॉमन आउट, फाइनल आंसर आपका कुछ इस फॉर्म में दिख रहा होगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस भी आपको इसी पे करनी है। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमन में एक बार फिर से बता देता हूं आपको, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा आपको इस पे सवाल करने की जरूरत है। बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, अगेन सेकंड मोस्ट टॉपिक, एंड थर्ड बाय स्क्वायरिंग या फिर बाय डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, एंड लास्ट बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। ये 4 केसेस आपको सबसे ज्यादा करने हैं। ठीक है, इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। कल की क्लास में हम इस पे करने वाले हैं पूरे बहुत सारे क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझे डाउट भेजे हैं और जो मैंने RDRS में से सिलेक्टेड क्वेश्चन निकाले हैं। ठीक है, कल की क्लास जरूर देखना और अगर आज की क्लास में कोई डाउट हो तो मुझे शाम तक मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपके अब कोई डाउट ना बचे हो, अगर हो तो मुझे शाम तक भेज देना, कल शाम तक 6 बजे तक। उसके बाद में जो भी आई है मैं उनको फिर उन्हीं को सॉल्व करूंगा, यहां पर मैं उन्हें डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल। थैंक यू।